सोचिए, एक साम्राज्य जो सदियों से टिका हुआ था और एक राजा जिसके पास बेहिसाब ताकत थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आखिर हुआ क्या था? चलिए आज इसी रूसी क्रांति की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक इतना बड़ा साम्राज्य इतनी नाटकीय रूप से खत्म हो गया। तो सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन था? क्या सारा का सारा दोष ज़ार निकोलस सेकंड और उनकी पत्नी पर डाल देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है और यही सवाल हम इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। तो ये है ज़ार निकोलस II, एक ऐसा शासक जिसके एक इशारे पर लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाती थी। उन्हें विरासत में, आप सोचिए, यूरोप से लेके प्रशांत महासागर तक फैला एक विशाल साम्राज्य मिला था। तो फिर सवाल वही है, ऐसा क्या गलत हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया? अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले उस इंसान को समझना जरूरी है जो इस पूरे तूफान के बिल्कुल सेंटर में था, यानी खुद ज़ार निकोलस द्वितीय। क्या वो सच में एक विलन थे या सिर्फ हालात का शिकार हो गए? तो ज़ार असल में थे कैसे? देखिए, इस पर दो तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ही कमजोर इच्छा शक्ति वाले शासक थे, मतलब जो भी सलाहकार या उनकी पत्नी कह देती थी वो मान लेते थे। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो कहता है कि नहीं, उन्हें तो धोखा दिया गया था, उनके अपने ही जनरलों ने उनके साथ विश्वासघात किया। हो सकता है सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में हो। लेकिन देखिए, कहानी कभी भी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती है ना। ज़ार जिस रूस पर राज कर रहे थे वो कह सकते हैं कि बाहर से तो बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता था, पर अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते रूस सचमुच एक बारूद के ढेर पर बैठा था। इस बात पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ बाकी यूरोप में इंडस्ट्रीज लग रही थीं, फैक्ट्रियां बन रही थीं, और वहीं रूस में 85% आबादी खेती पर निर्भर थी। मतलब देश की इतनी बड़ी आबादी जमीन से जुड़ी हुई थी, और यही जमीन आगे चलकर सबसे बड़े झगड़े की वजह बनने वाली थी। और यही थी रूस की असली तस्वीर। दो अलग अलग रूस। एक तरफ ज़ार के आलीशान महल जहां बेशुमार दौलत थी, और दूसरी तरफ फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की वो जिंदगी जो नर्क से कम नहीं थी। ये दो दुनियाएं एक ही देश में थी, और ये ज्यादा दिन तक ऐसे एक साथ नहीं चल सकती थी। शहरों में जो मजदूर थे उनका गुस्सा तो बस उबल ही रहा था। सोचिए, दिन में 15-15 घंटे काम, पगार के नाम पर कुछ नहीं, और रहने की जगहें इतनी गंदी और तंग। ये वाकई एक ऐसा माहौल था जिससे भड़कने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए थी, और वो चिंगारी बहुत जल्द लगने वाली थी। तो चलिए अब उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस अंदर ही अंदर सुलग रही नफरत को एक भयानक क्रांति की आग में बदल दिया। यहां से हालात बस बिगड़ते ही चले गए। देखिए कैसे 1904 में जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे। फिर 1905 में जब लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर गोलियां चला दी गईं। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और तो और जब लोगों ने सुधारों की मांग की तो ज़ार ने संसद, जिसे ड्यूमा कहते थे, उसे ही बार बार भंग कर दिया। मतलब हर एक कदम के साथ वो लोगों से और दूर होते जा रहे थे। और फिर इन सब के ऊपर से आ गया पहला विश्व युद्ध। ये ज़ार के शासन के लिए ताबूत में आखिरी कील जैसा साबित हुआ। इसने क्रांति के आग में जैसे घी डालने का काम किया। 1917 तक हालत ये थी कि युद्ध में 70 लाख रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था। इस संख्या ने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया था। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जब रूसी सेना पीछे हट रही थी तो उसने अपने ही देश के गांवों और खेत जला दिए। इसका नतीजा क्या हुआ? 30 लाख से ज्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो गए, शरणार्थी बन गए। तो जाहिर है युद्ध ने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। राजधानी पेट्रोग्राद में खाने की, खासकर रोटी की भारी कमी हो गई। और फिर क्या था? सड़कों पर रोटी के लिए दंगे शुरू हो गए। और यही वो चिंगारी थी जिसने पूरी राजशाही को जलाकर राख कर दिया। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। जब सेना को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, वो भी प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए। अब ज़ार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। 2 मार्च 1917 को उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो ठीक है,
जार तो चले गए, राजशाही खत्म हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आगे क्या होगा। अब रूस पर शासन कौन करेगा? और सत्ता के इस खालीपन को भरने के लिए खुद क्रांतिकारियों के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो गई। उस वक्त रूस के सामने मोटे तौर पर दो रास्ते थे और दो बड़े गुट। एक तरफ थे लेनिन के बोल्शेविक, जो बहुत रेडिकल थे। उनका कहना था कि सत्ता पर फौरन कब्जा करना है, कोई इंतजार नहीं। और दूसरी तरफ थे मेंशेविक, जो थोड़े नरम थे। वो चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे और लोकतांत्रिक तरीके से आए। रूस का पूरा भविष्य अब इनके टकराव पर ही निर्भर था। और इसी सारे उथल पुथल के बीच सीन में एंट्री होती है लेनिन की, जो अपने निर्वासन से रूस वापस लौटते हैं। और वो अपने साथ एक बहुत ही पावरफुल नारा लेकर आते हैं, शांति, भूमि और रोटी। मतलब युद्ध खत्म करो, किसानों को जमीन दो और भूखे लोगों को रोटी दो। ये एक ऐसा वादा था जो उस वक्त लोगों के दिलों में सीधा उतर गया। तो इस तरह एक साम्राज्य का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन ये कहानी सिर्फ रूस की सीमाओं में ही कैद होकर नहीं रह गई। इसकी गूंज तो पूरी दुनिया में सुनाई दी, और सच कहें तो आज भी सुनाई देती है। जरा सोचिए, इस एक क्रांति ने क्या क्या बदल दिया। दुनिया को कम्युनिस्ट शासन का एक जीता जागता मॉडल मिला। इसी के चलते आगे जाके दुनिया दो हिस्सों में बट गई, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। इतना ही नहीं, इसके असर से बाकी देशों में भी मजदूरों के लिए बेहतर कानून बने। इसने एशिया और अफ्रीका में आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों को भी हिम्मत दी और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी एक नई जमीन तैयार की। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सिर्फ किसी राजा को गद्दी से हटाने की कहानी नहीं थी। ये 20वीं सदी की उन गिनी चुनी घटनाओं में से एक थी जिसने दुनिया की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन क्या इस क्रांति का असर आज भी हमारी दुनिया पर दिखाई देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।